नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, जिसको प्रेसिडेंट ने 13 अगस्त 2021 को अपना एसेंट दिया, अब टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 बन गया है, जिसने सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट किया। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि जो रेट्रो टैक्स, जैसे वोडाफोन, कैन एनर्जी और बहुत से एमएनसी थे, जिन्होंने अपने एसेट या कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया उसको ट्रांसफर किया और उससे जो इनकम डीम टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया हुआ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट इन ए कंपनी और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बिफोर 28 मई 2012। तो इस पे कोई भी डिमांड या असेसमेंट जो हो रहा था, उसके इफेक्ट को नलिफाई किया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। आइए देखते हैं सेक्शन में एग्जैक्टली क्या अमेंडमेंट किया गया है। जैसा कि देख रहे हैं कि टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसने 13 अगस्त को प्रेसिडेंट का अपना एसेंट लिया या इस और एक्ट बना। ये इस फाइनली इस एक्ट का जो नाम है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसने सेक्शन 9 में अमेंडमेंट किया। सेक्शन 9 का एक्सट्रैक्ट देख रहे होंगे। इस एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया इन फॉलोइंग income shall be deemed to be accrue and arise in India. All income accruing or arising, whether directly or indirectly, through or from any business connection in India, or through or from any property in India, or through or from any asset or source of income in India, or through the transfer of capital asset situated in India. इसमें एक्सप्लेनेशन 5 इसका है, जो कहता है कि क्लैरिफिकेशन देता है कि अगर एसेट और कैपिटल एसेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन ए कंपनी और एंटिटी रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू बी हैव बीन सिचुएटेड इन इंडिया इफ द शेयर और इंटरेस्ट डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया। इस सेक्शन की वजह से क्या हुआ कि कोई भी बाहर की कंपनी जिसका इंडियन कंपनी या एंटिटी में इंटरेस्ट था और उस कंपनी का अगर ट्रांसफर होने के फलस्वरूप इंडिया के जो शेयर और इंटरेस्ट जो उस फॉरेन कंपनी में है, ट्रांसफर होने के कारण इंडिया का जो कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और इंटरेस्ट इन इंडियन कंपनी वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जा रहा था। इसके कारण ये इनकम था जो इनकम डीम टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया होता था। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया। तो ये अमेंडमेंट के बाद अब सेक्शन में क्या नए प्रोविजन जोड़े गए हैं उसको देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे रेड में कि सेक्शन 9 में सब सेक्शन 1 इन क्लॉज 1 एक्सप्लेनेशन 5 के बाद एक थर्ड प्रोविजो इंसर्ट किया गया। उस प्रोविजो में कहा गया provided also that nothing contained in the explanation, जो explanation 5 है, shall apply होगा। किस किस केस में? कोई भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट आपका बन रहा है, रेगुलर असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट, इनकम स्केपिंग असेसमेंट 143, 144, 147, 153 और 153C, और कोई भी ऑर्डर टू बी पास इनहांसिंग असेसमेंट और रिड्यूसिंग रिफंड ऑलरेडी मेड और अदरवाइज increasing liability of assessee under section 154, या फिर कोई भी order to be passed deeming a person to be assessee in default under section 201 subsection 1 in respect of income accruing or arising through or from the transfer of an asset or capital asset situated in India in consequence of transfer of share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India made before 28 May 2012। तो कहा गया कि ये नथिंग कंटेन इन एक्सप्लेनेशन 5 जो है, जिसके कारण इस तरह के जो इनकम थे जो डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया हो रहे थे, वो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं हो गया।
तो इससे क्या होगा कि जितने भी असेसमेंट वगैरह का जो प्रोविजन है इस पर अप्लाई नहीं होगा, इससे जो भी डिमांड क्रिएट हुए थे वो उसका इफेक्ट नील हो जा रहा है। आगे कहा गया फर्दर प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर assessment reassessment 143 144 147 order has been passed, enhancing assessment, reducing refund already made or otherwise increasing the liability of the assessee under section 154, assessee in default under section 201 या फिर order has been passed imposing penalty under chapter 21 or under section 221. So in respect of the income accruing or arising through or from the transfer of the assets of capital asset situated in India in consequence of transfer of share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India made before 28 May 2012, and the person in whose case such assessment or reassessment or order has been passed or made as the case may be, fulfill the specified condition. कुछ condition दिए गए, अगर उसको fulfill करता है, in that case assessment or reassessment or order to the extent it relate to the said income क्या होगा, shall be deemed never to have been passed or made as the case may be, माना जाएगा कि कभी पास किया ही नहीं गया था। Provided also that एक कंडीशन और है, प्रोवाइडो कि any amount become refundable to the person, अब कोई अमाउंट इसके कारण रिफंडेबल हो सकता है तो रिफंडेबल है, refund in the fifth proviso as a consequence of him fulfilling the specified condition, then such amount shall be refunded to him. जैसे वोडाफोन कैन एनर्जी के केस में तो ये refunded to him but no interest, उस पर जो इंटरेस्ट होगा shall not be paid, no interest under section 244A shall be paid on that amount. तो ये एक जो अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 9 के अंदर वो ये अमेंडमेंट किया गया। फर्दर इसके एक्सप्लेनेशन में है फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रोविजो, जो ऊपर के प्रोविजो आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट और ये ऊपर के प्रोविजो, तो ये प्रोविजो आपके जो है के लिए स्पेसिफाइड कंडीशन की बात कही गई। तो स्पेसिफाइड कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन यहां पर 4 कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर वेयर सेड पर्सन हैज फाइल्ड एनी अपील, अगर कोई अपील फाइल किया बिफोर अपीलेंट फोरम और रीड पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी ऑर्डर respect of the said income, he shall either withdraw or submit an undertaking to withdraw such appeal or read petition in such form and manner as may be prescribed. क्या करेगा वो, withdraw कर लेगा या फिर undertaking submit करेगा to withdraw such appeal or petition in such form and manner जो prescribe किया जाएगा उसके द्वारा। Where the said person, second कहता condition, has initiated any proceeding for arbitration के लिए अगर है initiate किया है, conciliation or mediation or has given any notice thereof under any law for the time being force or under any agreement entered into by India with any country or territory or tribes India, whether for protection of investment or otherwise, in that case उसको भी क्या करना पड़ेगा, either withdraw or submit an undertaking to withdraw the claim if any in the such proceeding or notice in such form and manner as may be prescribed, वो भी withdraw कर लेगा या फिर undertaking submit करेगा। And third, the said person shall furnish an undertaking in such form and manner as prescribed, waiving his right direct or indirect to seek or pursue any remedy or any claim in relation to the said income which may otherwise be available to him under any law for the time being force, in equity under any statute or under any agreement entered into by India with any country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise, तो उसके लिए भी एक अंडरटेकिंग सबमिट करेगा और सच अदर कंडीशन जो एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल। तो ये कंडीशन है, स्पेसिफाइड कंडीशन है। किसी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल में अगर कोई
उसने अपील फाइल किया है या रीट फाइल किया है तो उसको विड्रॉ कर लेगा और अंडरटेकिंग सबमिट करेगा फॉर विड्रॉल। कोई आर्बिट्रेशन अगर चल रहा है, कंसोलिडेशन और मेडिएशन, तो उस केस में भी वो विड्रॉ कर लेगा और अंडरटेकिंग सबमिट करेगा टू विड्रॉ द क्लेम इफ एनी ऑन सच प्रोसीडिंग और नोट्स इट इज। इसके बाद अपने राइट को, जो भी राइट है डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है और रिमेडी का, उसको भी वो वेव करेगा और अदर कंडीशन जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये स्पेसिफाइड कंडीशन है, इस स्पेसिफाइड कंडीशन को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही चैप्टर 3 में जो फाइनेंस एक्ट 2012 है जिसके द्वारा ये चेंजेस लाए गए थे, तो उसमें भी सेम चेंजेस किए गए हैं। अंडरटेकिंग सबमिट करने की बात कही टू विड्रॉ द अपील इन द रीट पिटीशन। फिर आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एंड मेडिएशन में है तो वहां पर भी विड्रॉ या सबमिट एन अंडरटेकिंग और सच फर्निश एन अंडरटेकिंग टू वेविंग द राइट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और अदर कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब। इसके साथ ही प्रोवाइडेड फॉर दैट एनी अमाउंट रिफंडेबल, तो क्या किया जाएगा, refer to in the first proviso as a consequence of him fulfilling the condition, उसको रिफंड किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A उसको पे नहीं किया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट किया गया है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021 को लेकर। इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी तरह के कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी दिया हुआ है उस पर आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।